हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड 50 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार निम्न किस प्रकार का हो सकता है? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, एक का सी ऑप्शन सही होगा, इन दोनों प्रकार का। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। मतलब संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का ना होना, जन्म से संपत्ति में अधिकार नहीं, और बिना वसीयत मृत्यु की स्थिति में संपत्ति का तुरंत उत्तराधिकारियों में व्यस्त होना, ये सभी मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के सामान्य लक्षण हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, निम्न किन परिस्थितियों में व्यक्ति उत्तराधिकारी होने के बाद भी उत्तराधिकार को प्राप्त करने से अपवर्जित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो शिशु निर्वसीयत की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित था तथा बाद में जीवित उत्पन्न हुआ, मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत उसे। तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 में ए ऑप्शन सही होगा। उत्तराधिकार के विषय में उसके वही अधिकार होंगे जो उसके होते यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व उत्पन्न हो गया होता। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, उत्तराधिकार विधि को समझो और उसे लोगों को बताओ क्योंकि लाभप्रद ज्ञान का वह अर्धांश है। मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के संबंध में यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन सही होगा, पैगंबर मोहम्मद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत ओल का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो 6 का ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराधिकार से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारियों की श्रेणियां हैं। तो 7 का डी ऑप्शन सही होगा, ये तीनों। मतलब हिस्सेदार, अवशिष्ट ग्राही और दूरस्थ नातेदार। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मौलिक उत्तराधिकारी कभी भी उत्तराधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं होते हैं, निम्न में से इनके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वे नातेदार जिनका अंश निश्चित नहीं है परंतु हिस्सेदारों को हिस्सा मिलने के पश्चात जो अवशेष रहता है उसे पाने के वे हकदार हैं, वे कहलाते हैं। 9 नंबर का बी, अवशिष्ट ग्राही। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दूरस्थ नातेदार तब तक मृतक से उत्तराधिकार पाने के हकदार नहीं होते हैं जब तक अवशिष्ट ग्राही हों या पति या पत्नी के अतिरिक्त हिस्सेदार हों। उपरोक्त कथन। तो 10 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सिया विधि के अंतर्गत उत्तराधिकारियों को निम्न किन वर्गों में बांटा जाता है? तो 11 का सी ऑप्शन सही होगा, ये दोनों। मतलब ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सिया उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत रक्त से संबंधित उत्तराधिकारियों को कितने समूहों में
विभक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी मुसलमान की संपत्ति का कोई हिंदू उत्तराधिकार नहीं हो सकता, यह निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, चिदम्बरम बनाम मानयनवाद में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अनुसार गैर मुस्लिम व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के द्वारा इस विधि में परिवर्तन हुआ है एवं अब गैर मुस्लिम नातेदार किसी मुस्लिम की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकेंगे। उपरोक्त कथन 14 का ए ऑप्शन सही होगा, पूर्णतया सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की निम्न कौन सी धारा के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी को विवाह विच्छेद के आधार प्रदान किए गए हैं? 16 का ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लागू होने के पूर्व पत्नी निम्न किस आधार पर विवाह विघटन हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती थी? तो आपको याद रखना है 17 में सी ऑप्शन सही होगा, इन दोनों के आधार पर, मतलब ए और बी के आधार पर। तो 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद हेतु कुल कितने आधार प्रदान किए गए हैं? 18 का बी ऑप्शन सही होगा, 9 आधार। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मुस्लिम पत्नी न्यायालय से निम्न किस आधार पर विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त कर सकती है? 19 का डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है जब पिछले कितने वर्षों से महिला का पति लापता हो? 20 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, 4 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पति ने जब फिर डॉट वर्ष तक पत्नी का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है तब पत्नी विवाह विघटन हेतु वाद दायर कर सकती है? तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है पति द्वारा कितने वर्षों तक वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद हेतु वाद दायर कर सकती है? तो 22 का बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 3 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जब पति की नपुंसकता के आधार पर विवाह विघटन हेतु वाद दायर किया गया हो तब वाद में सफलता प्राप्त करने के लिए पत्नी को सिद्ध करना पड़ेगा कि? 23 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जब पति निम्न किस रोग से ग्रसित हो तब पत्नी विवाह विच्छेद का वाद दायर कर सकती है? 24 का डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका इन सभी से, मतलब पागलपन के रोग से ग्रसित हो, उग्र कुष्ठ रोग से और रतिज रोग से, तो इन सभी से डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विवाह विघटन हेतु पत्नी के प्रति पति द्वारा की जाने वाली क्रूरता निम्न किस प्रकार की हो सकती है? तो 25 का डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि विवाहिता मुस्लिम स्त्री द्वारा
इस्लाम धर्म का त्याग या इस्लाम धर्म से भिन्न किसी धर्म का ग्रहण करना तथा उसके विवाह का विच्छेद नहीं कर देगा। यह प्रावधान है मुस्लिम विच्छेद अधिनियम की निम्न किस धारा से संबंधित है? तो 26 का बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका, धारा 4 से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है? 27 का सी ऑप्शन सही होगा, ये दोनों, मतलब ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विवाह विच्छेद की इनमें से किस पद्धति के अंतर्गत पत्नी से 4 मास या उससे अधिक के लिए समागम न करने की प्रतिज्ञा की जाती है? 28 का ए ऑप्शन से होगा, इला पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विवाह विच्छेद की किस पद्धति के अंतर्गत पति द्वारा पत्नी पर अपने अधिकार और प्रभुत्व को किसी धन के बदले में छोड़ दिया जाता है? 29 का सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, खुला पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? पति द्वारा अपनी पत्नी की तुलना निषिद्ध कोटि में आने वाली किसी अन्य स्त्री के साथ करने के द्वारा होने वाले तलाक निम्न में से कौन सा तलाक है? 30 का बी ऑप्शन सही होगा, जिहार। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? इनमें से किस रूप में तलाक दिया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, 31 का सी ऑप्शन सही होगा, मौखिक या लिखित दोनों रूपों में। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायाधीश महमूद ने यह विचार व्यक्त किया कि विक्रय संविदा से तुलना करने पर मेहर को शारीरिक संभोग के प्रतिफल स्वरूप माना जा सकता है? तो 32 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अब्दुल कादिर बनाम मुशम्मात सलीमाबाद में। 33 का यहाँ पर मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है यदि विवाह के उस समय या विवाह की संविदा में इसका उल्लेख ना भी हो तो संविदा के आधार पर विधि स्वतः उसकी उपधारणा कर लेगी। मुस्लिम विधि के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में ऐसा विचार व्यक्त किया गया? तो 33 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, फतवा काजी खां में। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, सिया विधि में मेहर की कोई न्यूनतम धनराशि का प्रावधान नहीं है परंतु अधिकतम धनराशि का प्रावधान है तथा वह निम्न में से है। 34 का बी ऑप्शन सही होगा आपका, 500 दिरहम। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मेहर की विषय वस्तु हो सकती है? 35 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी हो सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती है? 36 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मेहर को प्रमुख रूप से निम्नलिखित किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 37 का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है उचित मेहर के निर्धारण के संबंध में हिदाया में इनमें से क्या वर्णित है? 38 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। मतलब उचित मेहर के निर्धारण में पत्नी के निजी सौंदर्य, धन, बुद्धि पर भी विचार होना चाहिए और पति की हैसियत उचित मेहर के निर्धारण में व्यर्थ है और पत्नी की सामाजिक हैसियत कुमारी, विधवा या तलाकशुदा पर भी विचार होना चाहिए। इसलिए ये सभी हैं, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अदत्त मेहर एक प्रकार का ऋण है परंतु आमतौर पर यह केवल असुरक्षित ऋण है तथा अन्य ऋणों की तुलना में इसे वरीयता प्राप्त नहीं है। उपरोक्त कथन
तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन से होगा, पूर्णतया सत्य है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, जिस विधवा के मेहर की धनराशि बकाया है उसे मुस्लिम विधि में विशेष अधिकार मेहर की मांग को लागू करने के संबंध में प्रदान किया गया है। इसे निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? 40 का बी ऑप्शन से होगा, संपत्ति पर काबिज बने रहने का विधवा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, संपत्ति पर काबिज बने रहने के विधवा के अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद हैं। 41 का ए ऑप्शन सही होगा, मुशम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद वाद। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि पति की मृत्यु से विवाह विघटन की स्थिति में इद्दत की अवधि है। तो 42 का ए ऑप्शन सही होगा, 4 माह 10 दिन की। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, एक मुस्लिम पुरुष किसी ऐसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर सकता है जो कि 43 का बी ऑप्शन सही होगा, किताबिया हो। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विशुद्ध रूप से एक सिविल संविदा है तथा यह कोई संस्कार नहीं है। उपरोक्त मत निम्नलिखित किस वाद में प्रस्तुत किया गया था? तो 44 का बी ऑप्शन सही होगा, अब्दुल कादिर बनाम मुशम्मात सलीमा न्यायमूर्ति महमूद वाद में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो 45 का डी ऑप्शन सही होगा, ये तीनों, मतलब मान्य, शून्य और अनियमित। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, पहले भी यह निषिद्ध था और अब भी इसे निंदित कार्य समझा जाता है, परंतु तुलना में अधिक बुराइयों से बचने के लिए इसकी अनुमति दे दी गई। तलाक के संबंध में यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो 46 का ए ऑप्शन सही होगा, बेली महोदय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, तलाक के तरीकों को मुस्लिम विधि में विभाजित किया जा सकता है। 47 का सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, मीन्स तलाक ए सुन्नत और तलाक ए बिद्दत। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, निम्न में से कौन तलाक ए सुन्नत का प्रकार है? 48 का ए ऑप्शन सही होगा, एहसान एवं हसन। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, तलाक ए बिद्दत के परिणाम निम्नलिखित होते हैं। 49 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी तलाक ए बिद्दत के परिणाम है, मतलब विवाह बंधन समाप्त हो जाता है, एक तो ये, दूसरा पारस्परिक उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है, और तीसरा 3 बार दिए गए तलाक की दशा में पति उस स्त्री से पुनः विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद की किस पद्धति के अंतर्गत बजाय इसके कि स्वयं वह अपनी पत्नी को तलाक देने की शक्ति को अन्य व्यक्ति में प्रत्यायोजित कर सकता है? तो 50 का ए ऑप्शन सही होगा, तलाक ए तफवीज पद्धति में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।